दुनिया में बहुत सारे ठग हुए हैं जिन्होंने ठगी करके करोड़ों कमाए। लेकिन इतिहास में ऐसा ठग रह चुका है जिसने कुछ ही सालों में ठगी करके 35 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा पैसे कमाए थे। अफ्रीका के माली देश का रहने वाला वो ठग जिसका एक एक दिन का खर्चा 5 करोड़ रुपए था और अपनी जिंदगी में उसने जितनी भी ठगी की थी उनके लिए एक भी बार वो जेल नहीं गया। वो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि वो अपने देश के पार्लियामेंट का मेंबर भी बन चुका था। जब भी ये कोई मुसीबत में होता या कोर्ट में मौजूद होता तो दुनिया के बड़े बड़े एम्बेसडर इसकी मदद करने के लिए तैयार रहते थे। इस ठग ने अपनी जिंदगी में भले ही कितनी तरह की ठगी की हो, लेकिन उस ठगी के पैसों से इसने लोगों की हेल्प की थी और उसने कई बेघर लोगों को घर खरीद के भी दिया था। कई पैसे उसने चैरिटी में दे दिए थे। उसका एक सपना था कि वो अपने गांव के नाम पर एक एयरलाइन कंपनी शुरू करे और फिर बाद में उसने 2 बोइंग प्लेन खरीदे और उसने एयरलाइन कंपनी शुरू भी कर दी। उसने अमेरिका के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर को खरीदने की कोशिश की थी और इस ठग के नाम पे वो रिकॉर्ड है जो कोई और रिकॉर्ड नहीं है, जिसने यूएई के दुबई इस्लामिक बैंक से 24 करोड़ डॉलर की ठगी की थी। साल था 1995। एक शख्स यूएई के दुबई इस्लामिक बैंक में दाखिल होता है जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इस्लामिक बैंक है। इस बैंक की 12 देश में 90 से ज्यादा ब्रांचेज हैं और दुनिया भर में इस बैंक के 17 लाख से ज्यादा कस्टमर हैं और इस बैंक में होने वाला काम इस्लाम नियम के अकॉर्डिंग ही होता है। तो इस शख्स का नाम था फुटांगा बाबानी शिशोको, जो कि माली देश का रहने वाला था। तो एक दिन वो दुबई इस्लामिक बैंक पहुंचा और वहां पर एप्लीकेशन लिखकर उनको देता है। इस एप्लीकेशन में उसने लिखा था कि उसको एक कार खरीदनी है और उस कार को खरीदने के लिए उसको लोन चाहिए। ये वो टाइम था जब दुबई की सरकार टूरिज्म पर काफी ज्यादा पैसे खर्च कर रही थी और गवर्नमेंट के लोग चाहते थे कि दुनिया में जो लोग बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो दुबई में अपना बिजनेस स्टार्ट करें। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद कुछ ही दिनों तक वो इंतजार करता रहा, लेकिन दुबई में रूल के हिसाब से कार लोन लेने के लिए किसी शख्स के पास ऑलरेडी कोई जॉब या कोई इनकम सोर्स होना चाहिए था, जिससे बैंक वाले को लगे कि वो करेक्ट टाइम पर उस लोन को चुका दे। लेकिन फुटांगा बाबानी तो पहले से दुबई का रहने वाला था ही नहीं, वो तो कुछ टाइम पहले ही वहां गया था। लेकिन फिर भी उसके बैंक रिकॉर्ड को चेक करने के बाद उसकी लोन को रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया जाता है और उस दुबई बैंक में जो शर्तें थी वो भी उसने पूरी कर ली थी। तो इस लोन अप्रूव से वो बहुत खुश होता है और एक दिन वो बैंक जाता है और बैंक के सभी स्टाफ मेंबर को थैंक यू बोलता है और वो बैंक के मैनेजर से भी मिलता है और उसको भी वो थैंक यू बोलता है कि उसका लोन अप्रूव हो गया है। फिर वो उसको बताता है कि उसने अपने घर पर एक पार्टी रखी है और वो मैनेजर से बोलता है कि वो चाहता है कि वो उस पार्टी में पहुंचे। उसके बाद बैंक मैनेजर को भी लगता है कि वो लोन अप्रूव होने के बाद बहुत खुश है और वो इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसको उस पार्टी में जाना चाहिए। उसके बाद वो मैनेजर उससे बोलता है कि ठीक है, वो ठीक समय पर पार्टी पर पहुंच जाएगा। अब उसके बाद वो मैनेजर उसके घर जाता है और कुछ और लोग उस पार्टी में मौजूद थे। अभी पार्टी में कुछ टाइम बीता ही था कि वहां फुटांगा बाबानी उस बैंक मैनेजर से कहता है कि जो एप्लीकेशन उसने उस बैंक में लोन रिक्वेस्ट के लिए लिखी थी, दरअसल उस लोन की तो उसे कोई जरूरत थी ही नहीं। वो चाहे तो बैंक से बिना लोन लिए भी उस कार को खरीद सकता था, लेकिन फिर भी उसने एप्लीकेशन लिखकर लोन के लिए रिक्वेस्ट किया। उसके बाद वो बैंक मैनेजर उससे पूछता है कि तुमने फिर ऐसा क्यों किया। फिर वो कहता है कि वो काला जादू जानता है और इस काला जादू की शक्ति के बलबूते पर वो पैसों की रकम को दुगना कर सकता है। अब ये सुनने के बाद बैंक मैनेजर को थोड़ा अजीब लगता है। दुबई में रहने वाले लोग काला जादू पर विश्वास नहीं रखते थे और यहां तक कि दुबई में कोई ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करता तो उसको सजा भी हो सकती है। तो उसकी वो बात सुनने के बाद वो बैंक मैनेजर उससे बोलता है कि ये सब बेकार बातें हैं और वो इन ब्लैक मैजिक पर विश्वास नहीं करता। लेकिन फुटांगा बाबानी को कॉन्फिडेंस था कि वो पैसों की रकम को दुगना कर सकता है। उसके बाद वो बैंक मैनेजर उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो पैसों की दुगना करके दिखाओ। फुटांगा कहता है ठीक है, तुम्हारे पास जितने पैसे हैं वहां पर जो टेबल थी वहां पर रखने के लिए वो उसको बोलता है और उससे बोलता है कि वो अपनी नजर उन पैसों पर ही रखे ताकि इसको विश्वास हो जाए कि वो चीटिंग नहीं कर रहा और बाद में ये ना कहे कि उसने अलग से पैसे उस टेबल पर रखे हैं। उसके बाद बैंक मैनेजर की जेब में जितने पैसे होते हैं वो जेब से पैसे निकालकर उन पैसों को उस टेबल पर रख देता है। उसके बाद उस जगह पर कुछ धुआं सा निकलने लगता है और फिर फुटांगा बाबानी एक मंत्र को बार बार दोहराने लगता है और उसके थोड़ी ही देर बाद टेबल पर जो उस बैंक मैनेजर ने पैसे रखे थे वो वाकई में डबल हो चुके थे। अब वो बैंक मैनेजर पूरी तरह शॉक हो गया। उसको यकीन ही नहीं हुआ कि ये चमत्कार था क्या, क्योंकि जिन बातों पर वो पहले विश्वास नहीं करता था, काला जादू के दम पर उसको लगा कि ये तो पैसे वाकई में दुगने हो गए। और वो पूरी प्रक्रिया में वहीं बैठा हुआ था और पैसों पर उसकी निगरानी थी। उसको लगा कोई चीटिंग भी नहीं हुई है। अब उसको भी यकीन हो गया कि फुटांगा बाबानी को काला जादू की शक्ति आती है। उसने वो काम इतनी चालाकी से किया, इतनी शातिर ट्रिक के बाद उस बैंक मैनेजर को स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया कि आखिर उसने वो किया कैसे। थोड़ी देर में पार्टी खत्म होती है और उसके बाद फुटांगा बाबानी उनको कहता है कि ठीक है, अब वो वहां से जाए। लेकिन उसको यकीन था कि वो बैंक मैनेजर उसको एक टाइम के बाद
कॉल जरूर करेगा। और एक दिन हुआ भी ऐसे ही। वो बैंक मैनेजर फुटांगा बबानी को कॉल करता है और उससे बोलता है कि वो उस दिन जो उसने पैसे दुगने किए थे उससे काफी हैरान था। और फिर वो उससे पूछता है कि क्या वो और पैसे दुगने कर सकता है, क्योंकि वो अपने बैंक के पैसे को दुगना करवाना चाहता था, जिससे बैंक को प्रॉफिट हो, उसका प्रॉफिट हो और उसकी भी तरक्की हो, बैंक में कोई भी पैसे की प्रॉब्लम ना हो। तो उसके बाद फुटांगा बबानी कहता है कि ठीक है, वो जरूर पैसे दुगने करेगा, लेकिन उसको जितने भी पैसे दुगने करवाने हैं उन पैसे को उसको उसके अकाउंट में क्रेडिट करने होंगे। तो फुटांगा बबानी का उस बैंक में अकाउंट पहले ही बना हुआ था। उसके बाद वो बैंक का मैनेजर यूसुफ उसके बैंक अकाउंट में 1 लाख दिरहम ट्रांसफर कर देता है और कुछ ही दिनों के बाद उससे दुगनी रकम वापस उस बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। उसके बाद वो बैंक का मैनेजर बहुत खुश होता है और अब उसे लालच भी हो गया था कि अब उसको और पैसे दुगने करवाने चाहिए। उस बैंक के मैनेजर ने 1995 से लेकर 1998 तक उसके अकाउंट में कई बार पैसे ट्रांसफर किए थे और पैसे दुगने होने के बाद वापस उस बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते थे। अब उसके बाद उसे लगता है कि अब उसको एक बड़ी रकम को दुगना करवाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो उसने जितने पैसे ट्रांसफर किए थे वो उतने ज्यादा पैसे नहीं थे और हर बार उसकी रकम दुगनी हो गई थी, तो उसको भरोसा भी था। उसके बाद उसने लगभग 24 करोड़ डॉलर फुटांगा बबानी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अब काफी दिन बीत जाते हैं और इसी दौरान बैंक के कर्मचारियों को भी नहीं पता कि इतनी बड़ी रकम कहां ट्रांसफर की गई है और अभी तक उस बैंक में वो ट्रांसफर नहीं हुई है। तो इसी दौरान किसी ने अफवाह उड़ा दी कि वो बैंक दिवालिया होने वाला है, डूबने वाला है, और किसी को पता भी नहीं था कि आखिर वो पैसे कब ट्रांसफर किए गए थे, क्योंकि ये बात सिर्फ उस बैंक के मैनेजर और फुटांगा बबानी को ही पता थी। उसके बाद जिन भी लोगों का उस बैंक में अकाउंट बना हुआ था वो भी परेशान, और बहुत से लोग उस बैंक पे पहुंचते हैं अपने पैसे लेने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो बैंक दिवालिया होने वाला है और पैसे बर्बाद हो जाएंगे। उसके बाद बैंक के स्टाफ उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बैंक सेफ है और उनके पैसे उनको मिल जाएंगे। अब इसी दौरान दुबई की गवर्नमेंट को भी इस घटना का पता चला, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद इस बैंक को कंट्रोल करेंगे। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी पहले बैंक के पास इतने पैसे थे कि 1998 के कुछ ही टाइम के बाद सब नॉर्मल हो गया, लोग अभी भी इस बैंक में अकाउंट ओपन करवा रहे थे। अब उसके बाद फुटांगा बबानी दुबई से न्यूयॉर्क चला जाता है और अब उसके पास इतने सारे पैसे थे और उसको खर्च भी करना था। तो फिर अब वो सोचता है कि इन पैसे को कैसे खर्च करे। अब क्योंकि उसका बचपन से सपना था कि वो एक एयरलाइन कंपनी शुरू करेगा, तो न्यूयॉर्क जाने के बाद वो अपने देश माली जाता है और जिस गांव में वो पहले रहता था उसका नाम था डाबिया। अपनी एयरलाइन कंपनी शुरू करने के बाद उसने उसका नाम रखा एयर डाबिया और वो 2 बोइंग प्लेन भी खरीद लेता है। और एयरलाइन कंपनी स्टार्ट करने के बाद वो अपनी जिंदगी में और पैसा कमाने लगा। अब उसके पास इतने पैसे थे उसने पहले कभी सोचा नहीं था। उसके बाद वो कई दिनों तक माली में रहता है और वहां पर जो ठगी के दौरान उसने पैसे कमाए थे उसको काफी खर्च करता है। गांव के लोग भी उससे पूछते हैं कि उसने इतने कम टाइम में इतना पैसे कैसे कमाए, क्योंकि वो पहले भी इसी गांव में रहता था और उसका जन्म गरीब परिवार में हुआ था और उसके पिता चाहते थे कि वो जल्द से जल्द काम करके पैसा कमाना स्टार्ट करे। उसको पैसे तो कमाने थे लेकिन वो एक लग्जरी लाइफ जीना चाहता था, दुनिया के कई देशों में घूमना चाहता था। और कुछ टाइम एक जगह पर नौकरी करने के बाद उसको लगा कि उसको वो नौकरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस नौकरी में उसको इतने पैसे नहीं मिल रहे थे जिससे वो जिंदगी के सपनों को पूरा कर सके। उसे कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना था और यही कारण है कि उसने छोटी मोटी ठगी करना स्टार्ट कर दिया, जिससे वो शुरुआत से ही ज्यादा पैसे कमाने लगा और अब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। और उसके बाद तो फिर उसने बड़ी बड़ी ठगी को अंजाम दिया, जिससे उसने बहुत सारे पैसे कमाए। लेकिन उसने सोच रखा था कि वो गांव के डेवलपमेंट के लिए जरूर काम करेगा, जो काम सरकार के लोग नहीं कर पाए, और उसे पता था कि इसके लिए उसके पास बहुत पैसे होने चाहिए। अब उसके बाद वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जाता है और वहां एक हेलीकॉप्टर खरीदने का डिसाइड करता है, ताकि वो अपने माली के इलाके के लोगों को हेलीकॉप्टर में बैठा सके और कोई भी इमरजेंसी होने पर करेक्ट टाइम पर उनको उस हेलीकॉप्टर में बैठाकर अस्पताल ले जाया जा सके, क्योंकि वहां पर सही समय पर इलाज ना होने की वजह से पहले भी कई लोगों की जान जा चुकी थी। तो वो डिसाइड करता है कि वो उस टाइम बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर खरीदेगा, लेकिन वहां उससे गलती हो गई, क्योंकि जब भी कोई यूएस में हेलीकॉप्टर खरीदने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उसको नियम शर्तें माननी पड़ती है, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर काफी बड़ा होता है और उसके अंदर कई सारे इलीगल हथियार को रखकर भी दूसरी जगह भेजा जा सकता था, तो कोई दुश्मन उसका गलत इस्तेमाल ना करे, इसके लिए वहां नियम और शर्तें बनाई गई थी। और हेलीकॉप्टर को खरीदने से पहले उस शख्स को उन नियम और शर्तों को पालन करना जरूरी था। तो जब फुटांगा बबानी के लोग यूएस में 2 हेलीकॉप्टर खरीदने की कोशिश करते हैं तो यूएस डिपार्टमेंट के लोगों को शक हुआ और उन्होंने इस डील को कैंसिल कर दिया। उसके बाद उन लोगों ने उस यूएस के कर्मचारी को रिश्वत देने की भी कोशिश की ताकि फुटांगा बबानी हेलीकॉप्टर खरीद पाए। अब यहीं पर उनको लगता है कि मामला कुछ गड़बड़ है। फिर वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हेलीकॉप्टर कौन खरीद रहा है। पता लगता है कि माली के फुटांगा बबानी ने 2 हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए उन लोगों को यूएस से बात करने के लिए कहा था।
उसके बाद यूएस की एजेंसी के लोग उसके ठिकाने का पता लगाने की कोशिश करते हैं। पता चलता है कि वो शख्स स्विट्जरलैंड में रह रहा है। उसके बाद इंटरपोल को ऑर्डर दिया गया कि एक शख्स ने 2 हेलीकॉप्टर खरीदने की कोशिश की है और हो सकता है कि वो कोई साजिश की प्लानिंग कर रहा हो। तो उनको ऑर्डर दिया गया कि वो जल्द से जल्द स्विट्जरलैंड में उसके ठिकाने का पता लगा के उसको अरेस्ट करें। अब कुछ ही दिनों के बाद फुटांगा बबानी को स्विट्जरलैंड के एक शहर से अरेस्ट किया जाता है और उसको वापस न्यूयॉर्क शहर लाया जाता है और फिर यह मुकदमा कोर्ट में चलता है। स्टार्टिंग में फुटांगा बबानी के वकील ने उसको मना किया था कि वो हेलीकॉप्टर खरीदने की बात को मना कर दे, लेकिन जब कोर्ट में मुकदमा चला तो एक टाइम के बाद उसने कबूल कर लिया कि उसने इलीगल तरीके से हेलीकॉप्टर खरीदने की कोशिश की थी। लेकिन उस अदालत में एक और बात हुई जिससे जज और वहां जितने भी लोग मौजूद थे वो सब हैरान रह गए। दुनिया के कई पॉपुलर एम्बेसडर वहां उसकी हेल्प के लिए गवाही देने के लिए पहुंच गए। बाद में पता चला कि उन सभी लोगों को फुटांगा बबानी ने बहुत ही महंगे तोहफे दिए थे और कई बार उनको पैसों की भी मदद की थी। उसको भी यकीन था कि जब ये कोर्ट में मौजूद होगा तो वो सभी लोग इसकी मदद करेंगे जरूर, और इसलिए उसके बाद न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने फुटांगा बबानी को सिर्फ 43 दिन कैद की सजा सुनाई और $2 लाख का जुर्माना भरने के लिए कहा। $2 लाख तो उसने पहले ही जमा कर दिए थे और वो 43 दिन से पहले ही जेल से रिहा हो गया। और रिहा होने के बाद जिस वकील ने उसका केस लड़ा था उस वकील को उसने बहुत ही महंगी गाड़ी गिफ्ट की जिसकी कीमत करोड़ों में थी। उसके बाद वो मियामी चला गया। फुटांगा बबानी की 27 बीवियां थी जो मियामी और न्यूयॉर्क के अलग अलग शहर में रहती थी और उन सभी बीवियों के लिए उसने अलग अलग घर भी खरीदे थे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके पास कितना सारा पैसा था जिसे वो बेहिसाब खर्च कर रहा था। वो जब भी किसी मार्केट में जाता तो वहां पर एक ही साथ $5 लाख तक की खरीदारी कर लेता। इसी दौरान उसने बहुत लोगों की मदद की और एक तरीके से उसने बहुत अच्छी इमेज अलग अलग शहरों में बना रखी थी। और अपने गांव डाबिया में तो वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था, क्योंकि जो काम डेवलपमेंट के लिए गरीबों के लिए उसने किया था वो उससे पहले उस देश के नेता ने भी वैसा काम नहीं किया। एक टाइम के बाद जब दुबई इस्लामिक बैंक के मैनेजर मोहम्मद अयूब को अंदाजा हुआ कि वो जाल में फंस रहा है, उसके बहुत पैसे बर्बाद हो रहे हैं, उसके बाद उसने ये बात अपने दोस्त को बताई कि कैसे एक फुटांगा बबानी नाम का शख्स से वो मिला था और वो काला जादू जानता था जिसके बल पे वो रकम को दुगनी कर देता था। और स्टार्टिंग में जब उसने उसको पैसे भेजे थे तो वो पैसे डबल हो चुके थे, लेकिन अब उसको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है और बैंक में जो प्रॉब्लम हुई थी पैसों की वो उसी की वजह से हुई थी। और उस टाइम उसने फुटांगा बबानी के अकाउंट में $24 करोड़ ट्रांसफर कर दिए थे, जो रकम अभी तक दुगनी नहीं हुई है। और उसने पहले कहा था कि ये रकम बहुत ज्यादा है और उसको दुगना करने में उसको टाइम लगेगा और उसके बाद वो उन पैसों को बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिन काफी बीत जाते हैं और इसी वजह से उस बैंक मैनेजर को लगा कि शायद फुटांगा बबानी ने उसको बेवकूफ बना दिया और उसने शातिर तरीके से प्लान करके उसके बैंक के पैसे को ठगने की कोशिश की। लेकिन बाद में उसके दोस्त ने दुबई के बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर को ये बात बता दी। अब उसके बाद जैसे ही उन लोगों को ये बात पता चली तो उन लोगों ने तुरंत मोहम्मद अयूब को अरेस्ट किया और उससे पूछताछ की। और पूछताछ में उसने बताया कि उसे यकीन था कि वो काला जादू के दम पर उन पैसों को दुगना कर देगा और इसी वजह से उसने वो $24 करोड़ उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। स्टार्टिंग में तो उन लोगों को लगा कि मोहम्मद अयूब को कोई मानसिक हालत ठीक नहीं है, क्योंकि दुबई में लोग काला जादू पर विश्वास नहीं करते थे और इसको लेकर सख्त नियम थे और अगर कोई भी काला जादू करने की कोशिश करता तो उसकी ये खबर पुलिस डिपार्टमेंट को पता चली तो उसको अरेस्ट भी किया जा और दुबई के कानून में इसके लिए सजा भी है। तो उसको अस्पताल भेज दिया गया और बाद में उसको 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। उसके बाद इस फ्रॉड में शामिल होने के लिए फुटांगा बबानी को भी 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई और इंटरपोल को ऑर्डर दिया गया कि उसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। उस टाइम वो मियामी में था, लेकिन जैसे उसको ये बात पता चली कि यूएई की गवर्नमेंट ने उसको 3 साल कैद की सजा सुनाई है, वो तुरंत मियामी से निकलकर माली देश चला गया और कुछ दिनों के बाद वो अपने गाँव डाबिया चला गया। उसको मालूम था कि माली देश में ट्रीटी नहीं है, तो उस देश में कानून ही नहीं है जिसके तहत किसी कैदी को दूसरे देश भेजा जा सके। भले ही यूएई की गवर्नमेंट ने इंटरपोल को ऑर्डर दे दिया हो उसको अरेस्ट करे, लेकिन जब एक बार वो माली देश पहुंच गया तो कोई भी उसको अरेस्ट करके माली देश से नहीं ले जा सकता था और ये बात वो पहले से ही जानता था। इसलिए वो जल्द से जल्द माली पहुंच गया, क्योंकि अब वो वहीं रह सकता है। इसलिए वो आने वाले कई सालों तक माली में ही रहता है और माली देश में उसने 4 बार चुनाव भी लड़ा और एमपी भी बन गया था। उसके बाद उसने बहुत गरीब लोगों की हेल्प की और खूब पैसा खर्च किया, काफी प्रॉपर्टीज खरीदी और माली में रहकर भी उसने ऐशो आराम की जिंदगी जी। तो बाद में माली में रहते हुए उसे लगभग 20 साल हो चुके थे। हालांकि इसी दौरान वो चाहता था कि वो अलग अलग देशों में घूमे, लेकिन उसे पता था कि इंटरपोल ने उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है, तो माली देश के बाहर निकलना उसके लिए खतरा था कि कब उसको अरेस्ट कर लिया जाए और वो जेल पहुंच जाए।
तो माली देश में उसने कई पैसे खर्च किए और कई सारे बिजनेस स्टार्ट किए, लेकिन जो उसने अपनी जिंदगी में 24 करोड़ डॉलर की ठगी की थी उस दुबई इस्लामिक बैंक से, उसके लिए वो एक दिन के लिए भी जेल नहीं गया। और अपनी जिंदगी में वो सिर्फ एक बार जेल गया था, वो भी किसी ठगी के लिए नहीं, बल्कि वो न्यूयॉर्क में हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता था, लेकिन बाद में उसने अपना जुर्म एक्सेप्ट किया कि वो इलीगल तरीके से हेलीकॉप्टर उसने खरीदने की कोशिश की और इसी वजह से उसको 43 दिन की सजा हुई थी और $2 लाख का जुर्माना हुआ। जुर्माना तो उसने पहले ही भर दिया था, लेकिन वो 43 दिन भी जेल में नहीं रहा, बल्कि उससे पहले ही जेल से रिहा हो गया, क्योंकि कोर्ट ने 22 दिन के बाद फुटांगा बाबानी से शर्त रखी थी कि अगर वो कोर्ट को बेघर लोगों को घर खरीदने के लिए कोर्ट को फाउंडेशन देगा तो उसको उसी वक्त जेल से रिहा कर दिया जाएगा। तो फुटांगा बाबानी इस डील के लिए राजी हो जाता है और वो लगभग $1 मिलियन का फाउंडेशन कोर्ट को दे देता है और इस तरीके से वो 43 दिन से पहले ही जेल से रिहा हो जाता है। और दुबई इस्लामिक बैंक को अभी भी वो पैसे नहीं मिल पाए हैं जो पैसे ट्रांसफर किए गए थे, लेकिन उसकी जिंदगी में जो ख्वाहिश थी कि वो चाहता था कि वो माली से निकलकर और भी कई देशों में घूमे, वहां भी ठगी से और पैसे कमाने की कोशिश करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी उसने अपनी जिंदगी में ठगी से इतने पैसे कमा लिए थे कि इतने साल होने के बाद भी 70 साल की उम्र में वो आराम से अपनी जिंदगी माली में जी रहा था। लेकिन साल 2014 में उसने दोबारा चुनाव लड़ा और इस बार वो हार गया और उसके काफी पैसे खत्म हो चुके थे। इतने सालों तक उसने ऐशो आराम की जिंदगी जीने के बाद साल 2021 में उसकी मौत हो गई। न्यूयॉर्क के कार डीलर ने एक बार मीडिया में कहा था कि फुटांगा बाबानी उसके कार शोरूम में पहुंचे थे और कुछ ही टाइम के बाद उसने 2-3 गाड़ियां एक साथ खरीद ली थी और इतना ही नहीं, वो फिर अगले सप्ताह वापस वहां पहुंचा और दोबारा एक ही टाइम में उसने 2-3 कारें खरीद ली थी। वो अपने पैसों को हवा की तरह बहा रहा था। इस केस में थ्योरी ये भी दी गई कि दुबई इस्लामिक बैंक का वो मैनेजर अयूब फुटांगा बाबानी से डर गया था, क्योंकि वो जादूगर था और उसको लगा कि वो उसको और उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता है और इसी वजह से वो 3 सालों तक लगातार उसके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता रहा। और फुटांगा बाबानी ने उसको ब्लैकमेल किया था कि वो किसी को ना बताए कि उसके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जितना फुटांगा बाबानी ने एक कार शोरूम से कार खरीदी थी पहले, उतनी कार शायद उस शोरूम से किसी ने ना खरीदी हो। तो ये थी उस फुटांगा बाबानी की कहानी जिसने अपनी जिंदगी में टोटल 35 से 40 करोड़ डॉलर की ठगी की थी। पर इतने पैसे ठगने के बाद उसने कई लोगों की मदद भी की और कई बेघर लोगों को घर खरीद कर भी दिया और अपने गांव डाबिया के लोगों के लिए उसने बहुत काम किया, जिससे उन गरीब लोगों को बहुत हेल्प हो सकी। और अपने ही देश माली में वो इतना पॉपुलर हो चुका था जिसकी वजह से वो राजनीति में भी सफल हो गया और वो अपने देश में MP तक बन गया था। तो इस स्टोरी में इतना ही। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।